गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डीजी तथा हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डी ए। ठीक है, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डीजी तथा हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डी ए। अब देखो, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डीजी क्या है? एक ऊष्मा गतिकी विभव है। क्या है? ऊष्मा गतिकी विभव। और हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डी ए क्या है? कार्यफलन। क्या है? कार्यफलन। ठीक है, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डीजी क्या है? ऊष्मागतिकी विभव है। और हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डी ए क्या है? कार्यफलन है। डी ए क्या है? कार्यफलन है। ठीक है, अब देखो, अब यदि किसी निकाय की कुल ऊष्मा कितनी है? Q है। किसी निकाय की कुल ऊष्मा Q है तो वह दो भागों में विभाजित की जा सकती है। किसी निकाय की कुल ऊष्मा Q है तो वो दो भागों में विभाजित की जा सकती है। किसी निकाय की कुल ऊष्मा Q है तो वह दो भागों में विभाजित की जा सकती है। दो भागों में विभाजित की जा सकती है। किसी निकाय की कुल ऊष्मा Q है तो यह दो भागों में विभाजित की जा सकती है। की जा सकती है। ठीक है, पहली क्या है? उपयोगी ऊर्जा। पहली क्या है? उपयोगी ऊर्जा, जिसको क्या माना? फलन x। फलन x। दूसरी क्या है? अनुपयोगी ऊर्जा। दूसरी क्या है? अनुपयोगी ऊर्जा। ठीक है, जो क्या है? TS। क्या है? TS। तो किसी निकाय की कुल ऊष्मा Q है तो वह दो भागों में विभाजित की जा सकती है। एक तो उपयोगी ऊर्जा, जिसे फलन x मानते हैं, और फलन x क्या है? फलन x क्या है? ये दोनों है जो अलग अलग परिस्थितियों में यूज किए जाते हैं। फलन x क्या है? ये दोनों है जो अलग अलग परिस्थितियों में यूज किए जाते हैं। जैसे dg जो है वो स्थिर दाब पर, और dA जो है वो स्थिर आयतन पर। स्थिर आयतन पर। ठीक है, तो फलन x क्या है? dg। फलन x क्या है? फलन x या फंक्शन x क्या है? d, ये दोनों है। ठीक है, dg और dA है। ठीक है, dg क्या है? और ये dg और dA जो है वो अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग कंडीशन में यूज किए जाते हैं। जैसे ये कांस्टेंट प्रेशर पर, और ये dg जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पर। ठीक है, और dA क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ठीक है, अब देखो, उपयोगी ऊर्जा और अनुपयोगी ऊर्जा क्या है? उपयोगी ऊर्जा और अनुपयोगी ऊर्जा क्या है? ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर किसी निकाय को दी गई कुल ऊष्मा, किसी निकाय को दी गई कुल ऊष्मा का वह भाग जो कार्य में परिवर्तित हो जाता है, किसी निकाय को दी गई कुल ऊष्मा का वह भाग जो कार्य में परिवर्तित हो जाता है, वो क्या कहलाता है? उपयोगी ऊष्मा कहलाता है। और ऊष्मा का वह भाग जो कार्य में परिवर्तित नहीं होता है, ऊष्मा का वह भाग जो कार्य में परिवर्तित नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? अनुपयोगी ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अनुपयोगी ऊर्जा TS कहलाती है। तो किसी निकाय की कुल ऊष्मा Q है तो वह दो भागों में विभाजित की जा सकती है। पहली है उपयोगी ऊर्जा,
जो फलन x है, फलन x क्या है, ये दोनों है जो अलग अलग परिस्थितियों में यूज किया जाता है, जैसे स्थिर दाब पर dg और स्थिर आयतन पर dA। ठीक है, अनुपयोगी ऊर्जा क्या है, Ts है। अनुपयोगी ऊर्जा क्या है, Ts है। तो कुल ऊष्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उपयोगी ऊर्जा प्लस अनुपयोगी ऊर्जा। ठीक है, तो कुल ऊष्मा इज इक्वल टू क्या आएगा, उपयोगी ऊर्जा प्लस अनुपयोगी ऊर्जा। अनुपयोगी ऊर्जा। ठीक है, तो कुल ऊष्मा किसके बराबर हुई, उपयोगी ऊर्जा प्लस अनुपयोगी ऊर्जा के। ठीक है, तो उपयोगी कुल ऊष्मा Q इज इक्वल टू, उपयोगी ऊर्जा क्या थी, फलन x था। ठीक है, उपयोगी ऊर्जा क्या थी, फलन x, और अनुपयोगी ऊर्जा क्या थी, Ts। क्या थी, Ts थी। ठीक है, तो कुल ऊष्मा इज इक्वल टू Q, कुल ऊष्मा Q इज इक्वल टू क्या आया, फलन x प्लस Ts। ठीक है, अब किसी निकाय द्वारा स्थिर दाब व स्थिर आयतन पर ऊष्मा अवशोषित की जाती है। तो किसी निकाय द्वारा स्थिर दाब तथा स्थिर आयतन पर ऊष्मा अवशोषित की जा सकती है। अतः स्थिर दाब पर, पहले स्थिर दाब की बात करते हैं, तो QP इज इक्वल टू, किसी निकाय द्वारा स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर ऊष्मा अवशोषित की जा सकती है। अतः पहले हम स्थिर दाब की बात करते हैं, तो QP इज इक्वल टू क्या आया, मैंने पहले ही बताया था कि स्थिर दाब पर dV यूज लेंगे। ठीक है, सॉरी G यूज लेंगे, तो G प्लस क्या है, T। ठीक है, और स्थिर आयतन पर QV, स्थिर आयतन पर QV इज इक्वल टू, और वो A कब यूज करना था, स्थिर आयतन पर A यूज किया जाता है, dA मैंने बताया था अभी। तो स्थिर आयतन पर A यूज किया जाएगा, फलन A। ठीक है, तो प्लस D। ठीक है, या G इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, QP माइनस PS। क्या आ जाएगा, G इज इक्वल टू QP माइनस PS, और यहाँ पे A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, QV माइनस PS, QV माइनस PS। अब हम सब जानते हैं कि QP इज इक्वल टू क्या होता है, QP इज इक्वल टू होता है H। हम सब जानते हैं QP इज इक्वल टू क्या होता है, H होता है, और QV इज इक्वल टू क्या होता है, E होता है। QV इज इक्वल टू क्या होता है, E होता है। तो मान रख देते हैं, G इज इक्वल टू क्या आया, H माइनस PS, और A इज इक्वल टू क्या आया, E माइनस PS। ठीक है, E माइनस PS। तो ये है G, गिब्स मुक्त ऊर्जा, और ये है A, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा। G गिब्स मुक्त ऊर्जा, G इज इक्वल टू क्या आया, H माइनस PS, और ये क्या है, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा, A इज इक्वल टू E माइनस PS। A इज इक्वल टू E माइनस PS। ठीक है, अब नंबर 1 लगाते हैं, नंबर 1 लगाते हैं, गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा G। ठीक है, ये क्या था, गिब्स मुक्त ऊर्जा का बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा का बेसिक फॉर्मूला है, और हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा का बेसिक फॉर्मूला है। अब नंबर 1, गिब्स मुक्त ऊर्जा G, जिसे क्या बोलते हैं, ऊष्मा गतिकी विभव। क्या बोलते हैं, ऊष्मा गतिकी विभव कहते हैं, ऊष्मा गतिकी विभव। ऊष्मा गतिकी विभव। ठीक है, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, इसको किससे दर्शाते हैं, G से। गिब्स मुक्त ऊर्जा G ऊष्मा गतिकी विभव है। ठीक है, तो गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या है, यह एक
ऊष्मा गतिकी चर है। गिब्स मुक्त ऊर्जा जी क्या है, यह एक ऊष्मा गतिकी चर है। क्या है, ऊष्मा गतिकी चर है। ठीक है। दूसरा, यह अवस्था फलन, यह अवस्था फलन, यह अवस्था फलन चर है। ठीक है, ये ऊष्मा गतिकी चर है, यह अवस्था फलन चर है। ठीक है। अब हम जानते हैं कि अवस्था फलन चरों का पूर्ण अवकलन किया जा सकता है। अवस्था फलन चरों का क्या किया जाता है, पूर्ण अवकलन किया जा सकता है। ठीक है। तो अतः डी जी क्या होगा, डी जी क्या होगा, डी जी इसका होगा यथार्थ अवकलन। डी जी इसका यथार्थ अवकलज। ठीक है। तो अवस्था फलन चरों का ये गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या है, अवस्था फलन चर। ठीक है। और हम जानते हैं कि अवस्था फलन चरों का क्या कर सकते हैं, पूर्ण अवकलन किया जा सकता है। अवस्था फलन चरों का पूर्ण अवकलन किया जा सकता है। ठीक है। अवस्था फलन चरों का पूर्ण अवकलन किया जा सकता है। अतः डी जी क्या है, इसका यथार्थ अवकलन। डी जी क्या है, इसका यथार्थ अवकलज है। ठीक है। अब गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी। ठीक है। गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी। देखो, यह अवस्था फलन होने के कारण, अवस्था फलन होने के कारण निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है ना। अवस्था फलन चर क्या होते हैं, जो निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, यानी प्रयुक्त किए गए पद पर निर्भर नहीं करते। अवस्था फलन चर क्या होते हैं, निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, न कि प्रयुक्त किए गए पद पर निर्भर करते हैं। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या है, यह अवस्था फलन चर है ना। अवस्था फलन होने के कारण यह अवस्था पर अवस्था फलन होने के कारण इसका मान निकाय की प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। अब प्रारंभिक अवस्था क्या है, प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था बेसिक फॉर्मूला क्या आया था, G इज इक्वल टू क्यू, G इज इक्वल टू क्या आया था, H माइनस TS आया था। P क्या है, बेसिक फॉर्मूला था। ठीक है। अब प्रारंभिक अवस्था क्या होगी, G1 इज इक्वल टू H1 माइनस TS1। और अंतिम अवस्था क्या होगी, अंतिम अवस्था क्या होगी, G2 बराबर H2 माइनस TS1, TS2। ठीक है। तो प्रारंभिक अवस्था क्या है, G1 इज इक्वल टू H1 माइनस TS1 और G2 इज इक्वल टू अंतिम अवस्था क्या है, G2 इज इक्वल टू H2 माइनस TS2, H2 माइनस TS2। ठीक है।
तो अंतिम अवस्था ये है और प्रारंभिक अवस्था ये है। अब गिब्स मुक्त ऊर्जा या प्रक्रम की मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या होगा? प्रक्रम की मुक्त ऊर्जा परिवर्तन प्रक्रम की मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या होगा? डेल्टा जी इज इक्वल टू G2 माइनस G1। डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या आया? G2 माइनस प्रक्रम की मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी इज इक्वल टू G2 माइनस G1। ठीक है, अब मान रख देते हैं। G2 का मान क्या है? H2 माइनस, कुल मिला के अपन ऐसे लिखते H2 माइनस H1 माइनस TH2 माइनस TH1 TH2 माइनस TH। ठीक है, अब डेल्टा जी इज इक्वल टू H2 माइनस H1 क्या होता है? डेल्टा H माइनस T, दोनों में कॉमन आ गया। ठीक है, T दोनों में कॉमन आ रहा है, इन दोनों में पीछे के वजह H2 माइनस H1। H2 माइनस H1 क्या होता है? डेल्टा H होता है, तो T डेल्टा। ठीक है, तो ये क्या है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा H। ठीक है, ये क्या है? इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 जो है वो मुक्त ऊष्मा परिवर्तन को दर्शाता है, जो स्थिर ताप और दाब की परिस्थितियों पर, या स्थिर ताप और दाब की परिस्थितियों में प्रदर्शित है। ठीक है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या आया? गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या आया? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। ठीक है, ये समीकरण यह समीकरण 1 जो है वो मुक्त ऊष्मा परिवर्तन को दर्शाता है, जो स्थिर ताप व दाब की परिस्थितियों में प्रदर्शित है। स्थिर ताप और दाब की परिस्थितियों में प्रदर्शित है। ठीक है, तो ये हो गया गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। ठीक है, अब अपन हेडिंग लगाते हैं नंबर 2, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा। हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा, वो हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा जो है वो सेम इसी की तरह का है, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की जैसा ही है। ठीक है, सेम इसके जैसा ही है, बस अपन को टर्म्स अलग अलग करनी है। वहां पे जी यूज किया था, यहाँ पे क्या करना है? ए यूज करना है। ठीक है, कार्यफलन ए यूज करना है। हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा ए क्या कहलाता है? कार्यफलन कहलाता है ना? क्या कहलाता है? कार्यफलन। अब देखो, ये भी गिब्स मुक्त ऊर्जा की तरह ये भी क्या है? ऊष्मा गति की चर है। ऊष्मा गति की चर है। ये भी क्या है? अवस्था फलन चर है। अवस्था फलन चर है, और इसका यथार्थ अवकलज क्या होगा? बी ए। बी ए क्या है? इसका यथार्थ अवकलज। बी ए इसका यथार्थ अवकलज। ठीक है, अवकलज। ठीक है, तो ये पहले बात कर चुके हैं, अवस्था फलन चरों का पूर्ण अवकलन किया जा सकता है, अतः डी ए क्या है? इसका यथार्थ अवकलज है। ठीक है, यथार्थ अवकलज है। अब हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा परिवर्तन वही सेम लिखना है कि अवस्था फलन होने के कारण निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। अवस्था फलन होने के कारण निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। तो निकाय की प्रारंभिक अवस्था क्या है? प्रारंभिक अवस्था, और यहाँ पे लिख लेते हैं अंतिम अवस्था। ठीक है, इसके लिए हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा के लिए बेसिक फॉर्मूला क्या आया था? बी ए इज इक्वल टू क्या था? या ए इज इक्वल टू क्या आया था? ए इज इक्वल टू आया था ई माइनस टी एच। ए इज इक्वल टू क्या आया था? ई माइनस टी एच था। ठीक है, तो अब इसके प्रारंभिक परिस्थिति क्या हो जाएगी? ए वन इज इक्वल टू
E1 माइनस TS1 और अंतिम अवस्था क्या हो जाएगी A2 इज इक्वल टू E2 माइनस TS2। ठीक है, सेम वैसा का वैसा ही है मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। इसमें भी वही लिखना है कि अवस्था फलन होने के कारण यह निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अब प्रारंभिक अवस्था क्या है A1 इज इक्वल टू E1 माइनस TS1 और अंतिम अवस्था क्या है A2 इज इक्वल टू E2 माइनस TS2। ठीक है, तो अब मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या होगा, प्रक्रम की मुक्त ऊर्जा परिवर्तन A2 माइनस A1 डेल्टा A इज इक्वल टू A2 माइनस A1। मुक्त ऊर्जा परिवर्तन मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा A इज इक्वल टू प्रक्रम की मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा A इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 माइनस A1। ठीक है, तो डेल्टा A इज इक्वल टू क्या आया E2 माइनस E1। A2 माइनस A1 है ना, E2 माइनस E1 माइनस TS2 माइनस TS1। ठीक है, तो डेल्टा A इज इक्वल टू E2 माइनस E1 क्या है डेल्टा E है। ठीक है, माइनस T दोनों में कॉमन है T, फिर पीछे क्या हो जाए S2 माइनस S1 तो क्या आया T डेल्टा, तो डेल्टा A। ठीक है, तो हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा A इज इक्वल टू क्या आया डेल्टा E माइनस T डेल्टा S। डेल्टा A इज इक्वल टू क्या आया डेल्टा E माइनस T डेल्टा S। इसको लगा लिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 मुक्त ऊष्मा परिवर्तन को दर्शाता है जो स्थिर ताप वह किस पर है आयतन पर है, स्थिर ताप तथा आयतन पर, स्थिर ताप तथा आयतन पर प्रदर्शित है। समीकरण 2 मुक्त ऊष्मा परिवर्तन को दर्शाता है जो स्थिर ताप तथा आयतन पर प्रदर्शित है, स्थिर ताप तथा आयतन पर प्रदर्शित है। ठीक है, तो ये हो गया हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। ठीक है, फिर अपने नेक्स्ट आता है गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन dg या g या ऊष्मा गतिकी विभव g तथा कार्यफलन a में संबंध। ऊष्मा गतिकी विभव g, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या है ऊष्मा गतिकी विभव है ना। dg क्या है गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, dg क्या है ऊष्मा गतिकी विभव है। गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या है ऊष्मा गतिकी विभव है और कार्यफलन कौन है हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या कहलाता है कार्यफलन कहलाता है। तो अब ऊष्मा गतिकी विभव g तथा कार्यफलन a में संबंध। ऊष्मा गतिकी विभव, ऊष्मा गतिकी विभव g तथा कार्यफलन, कार्यफलन क्या है a है, कार्यफलन a में संबंध, कार्यफलन a में संबंध। ऊष्मा गतिकी विभव g तथा कार्यफलन a, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है a है। ठीक है, वो दिख नहीं रहा है वहां पे फ्लैश आ रहा है, तो ये क्या है कार्यफलन a में संबंध बताना है अपन को, क्या संबंध होता है ऊष्मा गतिकी विभव g तथा कार्यफलन a के बीच में। तो क्योंकि देखो g बराबर क्या होता है h माइनस टी एस होता है, g बराबर क्या होता है h माइनस टी एस होता है और a इज इक्वल टू क्या होता है e माइनस टी एस, a इज इक्वल टू क्या होता है e माइनस टी एस। ठीक है, अब देखो h इज इक्वल टू हम जानते हैं h इज इक्वल टू क्या होता है e प्लस पीवी होता है, e प्लस पीवी। ठीक है, h इज इक्वल टू क्या होता है e प्लस पीवी होता है, तो मान रख दिया e, h का मान क्या रख दिया e प्लस पीवी, h का मान क्या रख दिया e प्लस पीवी, तो e प्लस पीवी माइनस डी एस, e प्लस पीवी माइनस डी एस। अब देखो e और ये माइनस टी एस किसके बराबर है a के बराबर है, e माइनस टी एस किसके बराबर है a के बराबर है ना।
तो G इज इक्वल टू क्या आया, A प्लस पीवी या पीवी प्लस ए, ठीक है, A प्लस पी, ठीक है। क्या किया देखो, G इज इक्वल टू क्या होता है, H माइनस सी एस होता है, और A इज इक्वल टू क्या होता है, E माइनस सी एस होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि H इज इक्वल टू क्या होता है, E प्लस पीवी होता है। हम क्या जानते हैं, H इज इक्वल टू E प्लस पीवी होता है ना। तो H की वैल्यू रख दी, E प्लस पीवी माइनस सी एस। अब देखो E माइनस सी एस क्या है, E माइनस सी एस किसके बराबर है, A के बराबर है। तो अपन ने E माइनस सी एस की जगह क्या लिख दिया, A लिख दिया। तो G इज इक्वल टू क्या आया, A प्लस पीवी। G इज इक्वल टू क्या आया, A प्लस पीवी। इसको लगा लिया समीकरण नंबर 3। और यही क्या है, यही ऊष्मागतिकी विभव G और A कार्यफलन A में संबंध है। यही ऊष्मागतिकी विभव G और कार्यफलन A के बीच में क्या है, संबंध, ठीक है। तो ये हो गया ऊष्मागतिकी विभव G और कार्यफलन A के अंदर संबंध। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण दोनों का मिक्सचर। गिब्स हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा परिवर्तन, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का। तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण, ठीक है। वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।